तो प्रीवियस क्लास में हमने क्या कवर किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की कुछ बातों को अभी समझेंगे। 2-3 बातें हैं जिनको हमको समझना है। देखिए बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 4-5 बातें इंपॉर्टेंट है। पहली कि वो सैन्य शक्ति को मजबूत रखना चाह रहा था, सैन्य शक्ति को मजबूत रखना चाह रहा था। इसके लिए उसने क्या किया? दोआब के क्षेत्र में कर वृद्धि कर दी, पहली चीज। दूसरा, उसने राजधानी परिवर्तन कर दिया, ठीक है। तीसरा उसने क्या किया? तो तीसरा उसने राजधानी परिवर्तन के अलावा खुरासन और एक और कौन सी जगह, कराचिल में क्या किया? अटैक किया। तो दोनों ही मामले में क्या रहा? दोनों ही मामले में उसकी चीज सफल नहीं रही। इस प्रकार से क्या हुआ? मोहम्मद बिन तुगलक के केस में ये चीज रही कि एक अच्छा राजा होते हुए, साहसी और बुद्धिजीवी विद्वान राजा होते हुए भी वो अपने जीवन में उतना सफल नहीं रहा। इसलिए उसको क्या कहा गया? लंपट मूर्ख कहा गया, है ना। राजा को क्या कहा गया? लंपट मूर्ख राजा कहा गया, असफल राजा रहा। इसने कुछ निर्माण कार्य भी किए हैं जिसको हम पिछले क्लास में नहीं देख पाए थे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम में बच्चों, जैसे मंगोल आक्रमण मैंने बता रहा था, अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में कितने बार मंगोल आक्रमण हुए? 6 बार। फिर हमने क्या देखा? गयासुद्दीन तुगलक के टाइम में कितने बार आक्रमण हुए? तो 29 बार। उसी तरीके से अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करोगे तो इसके टाइम में बच्चों 24 बार मंगोल आक्रमण होता है। कितने बार मंगोल आक्रमण होता है? 24 बार। और बच्चों ध्यान से समझिएगा, एक नई चीज कवर कर रहे हैं। देखिएगा बच्चों, आपको पता है कि वो दिल्ली से राजधानी कहां बनाया था? दौलताबाद। कहां बनाया था? दौलताबाद। पर वापस से उसको राजधानी कहां शिफ्ट करनी पड़ी थी? दिल्ली वापस से राजधानी उसको शिफ्ट करनी पड़ी थी। बच्चों जब उसका कंट्रोल दक्षिण भारत में, वो डायरेक्ट कंट्रोल करना चाहता है, लेकिन दक्षिण भारत में उसका डायरेक्ट कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो उसका कंट्रोल क्या होता है? ये कंट्रोल ऊपर की तरफ फिर बढ़ाता है और कहां कंसंट्रेशन करता है? कराची और खुरासन की तरफ, अभी बताया था। तो क्या होता है बच्चों? नीचे पे उसका कंट्रोल कम हो जाता है। दक्षिण भारत पे क्या होता है? दक्षिण भारत पे उसका कंट्रोल कम होने लगता है, नियंत्रण क्या होता है? कम होने लगता है। और उसके 2 विद्रोही निकलते हैं, 2 विद्रोही निकलते हैं। एक का नाम होता है बच्चों हरिहर और बुक्का। क्या नाम होता है? एक का नाम होता है हरिहर और बुक्का, और दूसरे का नाम होता है हसन बहमन शाह। हसन बहमन शाह। समझिएगा ये क्या है। 2 कैरेक्टर की बात करो, 2 चीजें निकल के आएंगे। साउथ इंडिया में 2 राज्य बनेंगे, साउथ दक्षिण भारत में 2 राज्य आएंगे। एक का नाम रहेगा बच्चों विजयनगर। क्या? विजयनगर। और एक का नाम रहेगा बहमनी साम्राज्य। कौन सा? बहमनी साम्राज्य। बच्चों बीचों बीच एक तुंगभद्रा रिवर रहेगी। कौन सी रिवर रहेगी? तुंगभद्रा रिवर रहेगी। एक नदी रहेगी तुंगभद्रा। तुंगभद्रा नदी से विजयनगर और बहमनी क्या होते हैं? डिवाइड होते हैं। अब समझिएगा कि क्या होगा, जैसे मोहम्मद बिन तुगलक का कंसंट्रेशन उत्तर भारत की तरफ रहेगा, तो दक्षिण भारत में विजयनगर के साइड से हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई रहेंगे। हरिहर और बुक्का नाम के 2 भाई रहेंगे जो बोलेंगे कि हम मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता को अस्वीकार करते हैं और एक नया नगर बसाते हैं, जो नगर क्या कहलाएगा? विजयनगर कहलाएगा। उसी तरीके से बच्चों अगर दूसरी बात करेंगे तो दूसरे में हसन बहमन शाह जो है वो एक नया राज्य बनाएगा जिसे बहमनी साम्राज्य कहेंगे। उस व्यक्ति का नाम है हसन बहमन शाह। हसन बहमन शाह ये एक अलग विद्रोही रहेगा। अच्छा, एक चीज, विजयनगर की जब स्थापना होगी, जो टाइम पीरियड होगा बच्चों वो 1336 होगा, और जो बहमनी साम्राज्य की स्थापना होगी उसका टाइम पीरियड होगा 1347 इकाई होगा। और बच्चों मोहम्मद बिन तुगलक का जो टाइम पीरियड होता है वो 1225 से लेके 1251 इकाई तक रहता है। सॉरी 1325 से लेके 1351 इकाई तक रहता है। समझ गए? इसी बीच क्या होता है? दक्षिण भारत में कितने राज्य स्वतंत्र होंगे? 2 स्वतंत्र राज्य। एक राज्य का क्या नाम है? विजयनगर, और एक राज्य का नाम क्या है? बहमनी, जो कि क्या होते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक की अधीनता को अस्वीकार कर देते हैं। क्या करते हैं? अस्वीकार कर देते हैं।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? है ना? यहां से ये समझ में आता है बच्चों कि जैसे हम दिल्ली सल्तनत खत्म करेंगे, दिल्ली सल्तनत के बाद हम स्टार्ट करेंगे विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य। इन दो साम्राज्य को डिटेल में पढ़ेंगे, इसमें भी बहुत सारे वंश आएंगे, है ना? अब बात करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की आगे की चीज। ये क्लियर हुआ कि नहीं बच्चों? ठीक है। देखो बच्चों, होता क्या है कि मोहम्मद बिन तुगलक अंतिम समय में ना गुजरात में एक विद्रोह करता है ना? गुजरात में विद्रोह करता है और उसे तारगी का विद्रोह करते हैं, और उस विद्रोह के बाद राजा क्या होता है, बीमार हो जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक बीमार हो जाता है, और बीमार होने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। इस पर फिर बदायूं लिखते हैं कि सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई। बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ही धार्मिक रूप से कैसा रहता है, सहिष्णु राजा रहता है। तो इसकी दो तीन बातें याद रखें। तो धार्मिक रूप से कैसा राजा रहेगा, सहिष्णु, धार्मिक सहिष्णु राजा रहता है। दूसरा, ये विद्वान राजा रहता है। कैसा राजा रहता है, विद्वान। इसके टाइम में कौन लेखक या कौन सा विद्वान और पैदा होता है, तो जियाउद्दीन बर्नी, याद है कल बताया था, और इब्न बतूता, है ना? रेहला किताब है जिससे हमें मोहम्मद बिन तुगलक के पूरे शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। बच्चों, धार्मिक त्योहारों में ये इस तरीके से धार्मिक सहिष्णु रहता है कि धार्मिक त्योहारों में वो क्वेश्चन पूछता है, एकदम नया क्वेश्चन है ये, एकदम नया क्वेश्चन है बच्चों। धार्मिक त्योहारों में हिंदू धर्म में होली त्योहार मनाया जाता है। कौन सा त्योहार, होली त्योहार। तो होली त्योहार में शामिल होने वाला पहला ऐसा कौन सा दिल्ली सल्तनत का शासक है, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। तो होली त्योहार में शामिल होने वाला पहला ऐसा शासक कौन सा है बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक है, जो किस त्योहार में शामिल होता है, होली के त्योहार में, जो ये बताता है कि राजा कैसा है, सहिष्णु राजा है। कैसा राजा है, सहिष्णु राजा है। ठीक है, क्लियर हुआ? बच्चों, 1342 में यह है, मैंने कल बताया था ये चीज, इसको और थोड़ा सा डेट के साथ कर लेते हैं। 1342 में इब्न बतूता, अच्छा पूछता है बच्चों, इब्न बतूता कहां से आया था? इब्न बतूता मोरक्को अफ्रीका से आया था, मोरक्को अफ्रीका से आया था। तो याद रखिएगा, मोरक्को अफ्रीका से कौन सा आया था, इब्न बतूता आया था। 1342 में बच्चों इब्न बतूता को चीन शासक तोगन तिमूर के यहाँ, चीन शासक तोगन तिमूर के यहाँ भेजता है, दूत के रूप में भेजता है, दूत भेजता है। याद रहेगा, इब्न बतूता को कहां भेजता है, चीन भेजता है। कब भेजता है, 1342 में भेजता है। कैसा राजा है ये, धार्मिक सहिष्णु राजा है, होली को अटेंड करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला राजा। ठीक है, इसके टाइम में विद्वान कौन कौन से हुए, तो जियाउद्दीन बर्नी और इब्न बतूता। दक्षिण भारत में अगर देखेंगे तो ये विजयनगर और बहमनी दो साम्राज्य अलग हो जाते हैं। एक हरिहर बुक का साम्राज्य अलग करते हैं 1336 में, और बहमनी कब अलग होता है बच्चों, 1347। ठीक है, आप लोग चिंतित मत होइएगा, आपकी किताब को बहुत समराइज लिखा गया, उस किताब में सब कुछ मिलेगा, पर कहां पे कौन सी लाइन लिखी है ये आपको ढूंढना है। सब किताब की बातें ही है। और फैक्ट ये जो है ना बच्चों, ये अपडेट मटेरियल तो आपको मिलेगा ही, इसके अलावा एक सपोर्टिंग मटेरियल मैं आपको परीक्षा मंथन की किताब दूंगा, तो आप वहां से और कवर कर लेंगे, जो फैक्ट आपको एक्स्ट्रा मिल रहा है। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अच्छा, इसके बाद देखिएगा बच्चों, मोहम्मद बिन तुगलक की कला संस्कृति। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने एक सिक्का चलाया, उस सिक्के पे अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, अल सुल्तान जिल्ली अल्लाह, इसका मतलब है सुल्तान ईश्वर की छाया है। मतलब सुल्तान को किस लेवल तक का दर्जा ले जा रहा है, ईश्वर के लेवल तक का दर्जा ले जा रहा है। कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का एक इंपॉर्टेंट चीज आखिरी और याद रख लो बच्चों, जहां पनाह नगर की स्थापना किसने की है, तो जहां पनाह नगर की स्थापना की है मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, क्लियर हुआ कि नहीं? आगे स्टोरी सुनिएगा। बच्चों, हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं तुगलक वंश, और तुगलक वंश का जो संस्थापक है
तुगलक वंश का संस्थापक जो है उसका नाम क्या है? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का बच्चों जो बेटा रहता है उसका नाम क्या रहता है? जूना खां। क्या नाम रहता है? जूना खां। और जूना खां ही क्या कहलाता है? मोहम्मद बिन तुगलक। बच्चों गयासुद्दीन का एक छोटा भाई रहता है और छोटे भाई का एक बेटा रहता है। गयासुद्दीन के छोटे भाई यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक के चाचा, तो चाचा का जो बेटा रहता है उसका नाम रहता है फिरोज शाह तुगलक। यानी कि क्या बोल रहे हैं? छोटे भाई का बेटा। छोटे भाई का बेटा कौन रहता है बच्चों? तो उसका नाम रहता है फिरोज शाह तुगलक। क्या नाम रहता है बच्चों? फिरोज शाह तुगलक। छोटे भाई का नाम मतलब छोटे भाई के लड़के का नाम क्या रहता है? फिरोज शाह तुगलक। ये शासन करता है बच्चों 1351 से लेके 1388 इकाई तक। 1351 से लेके 1388 इकाई तक। ठीक है, 1351 से लेके कब तक करता है? 1388 इकाई तक करता है। इसके बाद बच्चों फिरोज शाह तुगलक के बाद नसीरुद्दीन महमूद शाह आता है कायदे से। वो 1394 से लेके 1412 तक शासन करता है, जो आपको याद रखना है। इसके बाद नसीरुद्दीन, बीच में एक और शासक है, इंपॉर्टेंट नहीं है, नसीरुद्दीन महमूद। नसीरुद्दीन महमूद जो कि बच्चों 1394 से 1412 तक शासन करेगा। ठीक है, तो हम अभी किसको देख रहे थे यहाँ? अच्छा, गयासुद्दीन के बाद कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। अब मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन है? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के बाद क्या? नसीरुद्दीन महमूद। तो हम किसको देखेंगे अब? फिरोज शाह तुगलक को देखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं इतना? फिरोज शाह तुगलक के बारे में थोड़ी स्टोरी बताता हूं पहले बच्चों। जो मोहम्मद बिन तुगलक था वो एक प्रगतिवादी राजा था। प्रगतिवादी राजा मतलब धार्मिक सहिष्णु होना, फ्यूचर का ज्यादा सोचना, चीजों को कैसे बड़ा बना सकते हैं इसको सोचना, सकारात्मक सोच कर राजा था। लेकिन फिरोज शाह तुगलक की अगर बात करेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी पहले चीजें बता देता हूँ, फिर उसको हम लिखना चालू करेंगे। फिरोज शाह तुगलक की बात यह है कि सबसे पहले वो धार्मिक सहिष्णु नहीं था, वो धार्मिक कट्टरपंथी राजा था। मतलब वो इस्लाम धर्म का वो बहुत ज्यादा अति समर्थक था। कौन? फिरोज शाह तुगलक। पहली बात, मोहम्मद बिन तुगलक शरीयत के कानून के हिसाब से शासन नहीं करता था, लेकिन जो फिरोज शाह तुगलक रहेगा वो शरीयत के कानून के हिसाब से ही शासन करेगा। दूसरी बात, तीसरी चीज, जब आप फिरोज शाह तुगलक के प्रशासन की बात करेंगे, जो हिंदू धर्म के व्यक्ति थे उनका जो पद था उनको उच्च पद से नीचे ले आएगा, और नीचे के पदों पे कौन काम करेगा? हिंदू धर्म का व्यक्ति काम करेगा, और उच्च पदों पे सिर्फ कौन सा व्यक्ति बैठेगा? मुसलमान आदमी ही बैठेगा। ऐसा कौन था? फिरोज शाह तुगलक। तो ये फिरोज शाह तुगलक के कट्टरपंथी की चीजों को बताता है कि वो कितना ज्यादा धार्मिक कट्टरपंथी व्यक्ति था। बच्चों ब्राह्मणों पर कर लगाने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जो है, उस सुल्तान का नाम क्या है? फिरोज शाह तुगलक। सब लिखाऊंगा अभी आप। तो ब्राह्मणों पर टैक्स लगाने वाला पहला सुल्तान कौन सा है बच्चों? वो सुल्तान जो है वो कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ब्राह्मणों पर लगाने वाला। और उनके लिए कौन सा कर लगाया जाता था? तो बच्चों जजिया कर लगाया जाता था। कल मैंने बताया था कर, एक कर घरी होता है, एक कर चरी होता है, एक जजिया होता है, एक जकात होता है, एक खम्स होता है। ऐसा कुछ बताया था, है ना? और बच्चों एक होता है खराज। सुनिएगा, जो जजिया कर होता है बच्चों वो गैर मुसलमानों पे लगता है, अर्थात ब्राह्मणों पर लगाया जाता है। जो जकात कर होता है बच्चों वो मुसलमानों पर लगने वाला कर। दूसरा, तीसरा हो गया खम्स। युद्ध में अगर आप जीतते हो तो 1/10 हिस्सा सैनिक के पास रहेगा, और बाकी 1/5 हिस्सा सैनिक के पास रहेगा, और 4/5 हिस्सा किसके पास रहेगा? राजा, मतलब राज्य के लिए रहेगा। ठीक है, तो जजिया हो गया, जकात हो गया, खम्स हो गया। घरी और चरी कर कैसा हो? घरी मतलब मकान पर दिया जाने वाला कर, और चरी मतलब दुधारू पशु पर दिया जाने वाला चर। इसके अलावा बच्चों एक खराज कर है। खराज मतलब होता है भूमि पर लिया जाने वाला टैक्स। 6 के 6 टैक्स रट्टा होना चाहिए। सही जोड़ी में पूछते हैं, मैं भी टेस्ट सीरीज में पूछा हूं और मैं टेस्ट सीरीज में लगातार पूछूंगा।
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टैक्स है, इस इंपॉर्टेंट टैक्स को आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हुआ। यानी कि हमने ये देखा कि फिरोज शाह तुगलक धार्मिक कट्टरपंथी राजा था। फिरोज शाह तुगलक ने क्या किया, हिंदू व्यक्तियों को क्या किया, प्रशासन में निचले पदों पर रखा। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत के कानून के हिसाब से शासन किया और फिरोज शाह तुगलक ने कुल 5 प्रकार के कर लगाए, जजिया कर, जकात कर, खम्स कर, खराज कर और हाँ मतलब 4 टैक्स लगाए और घरी और चरी इसके टाइम में नहीं लगता था। ठीक है, अब ये तो हो गई बात वो कि फिरोज शाह तुगलक की नेगेटिव बात। फिरोज शाह तुगलक की एक और बात, उलेमा शब्द का मैंने कल बताया था। उलेमा मतलब क्या होता है बच्चों? उलेमा मतलब धर्मगुरु, एकदम सही। मुस्लिम धर्म में ऐसे व्यक्ति जो मुस्लिम कम्युनिटी में ऊपर आते हैं और शिक्षा देने का काम करते हैं, तालीम देने का काम करते हैं और जो धार्मिक शिक्षा देने का काम करते हैं, वो उलेमा वर्ग कहलाते हैं। तो मैं ये कह रहा हूं बच्चों कि जितने भी धर्मगुरु थे, धर्मगुरु जैसा बोलते थे उस हिसाब से क्या होता था, उस हिसाब से हाँ मतलब उस हिसाब से धर्मगुरु के हिसाब से क्या होता था, राजा शासन करने का काम करता था। राजा क्या करता था? शासन करने का काम करता था। ठीक है, ये हो गई बात। अब बच्चों फिरोज शाह तुगलक, ये तो नकारात्मक बातें होगी। फिरोज शाह तुगलक सकारात्मक बातों में बहुत सारी सकारात्मक चीजें किया है। तो सबसे पहले उसने उचित सिंचाई प्रणाली का विकास किया है। किसका किया है? उचित सिंचाई प्रणाली का विकास किया है। ठीक है, उचित सिंचाई प्रणाली में किसका विकास किया बच्चों? तो सबसे पहले सिंचाई प्रणाली का विकास करने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम है गयासुद्दीन तुगलक। लेकिन बृहद स्तर पर सिंचाई को डेवलप करने वाला व्यक्ति कौन है? कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक एक ऐसा राजा था जिसने 300 से ज्यादा नगर बसाए, जिसमें 5 बड़े नगर बसाए, है ना। जिन 5 बड़े नगरों की अगर बात करेंगे तो पहला नगर है जौनपुर, जो अपने बड़े भाई मोहम्मद बिन तुगलक जूना खान के नाम पर ही जौनपुर शहर बसाया। इसके अलावा बच्चों जो शहर थे वो फिरोजाबाद, फिरोजपुर, फतेहाबाद और हिसार हरियाणा में है। हरियाणा और दिल्ली के बेल्ट में है पूरे शहर। ये कौन कौन से? पहला जौनपुर, दूसरा फिरोजपुर, तीसरा फतेहाबाद, चौथा आपका हिसार और 5वां आपका फिरोजाबाद। फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, 3 जो शहर है पास है और एक जौनपुर और एक हिसार। ये 5 बड़े शहर बसाने का काम किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने किया। बच्चों उसने 3 और चीजें की। एक का नाम है दीवाने बंदगान, सुनते चलो। एक का नाम क्या है? दीवाने बंदगान। एक का नाम है दीवाने खैरात और एक का नाम है दीवाने शफा। तीनों को समझते हैं क्या क्या है। दीवाने बंदगान क्या होता है? ये होता है बच्चों कि सुल्तान ने ऐसा किया कि ऐसे व्यक्ति जो गरीब मुसलमान थे या गरीब हिंदू थे, है ना, उनको काम देने के तौर पे उनको दास का काम दिया। और दास का काम देने के लिए उसने क्या किया? उसने उनको रहने की, उनको एक साथ रखने की व्यवस्था बनाई। उसे दीवाने बंदगान कहते हैं। क्या कहते हैं? दीवाने बंदगान। यानी कि सुल्तान को दासों से बड़ा प्रेम था और गरीब और असहाय लोगों के लिए उसने एक रहने की व्यवस्था बनाई। उस रहने की व्यवस्था को क्या कहते हैं? दीवाने बंदगान कहते हैं। क्लियर हुआ पहला। दूसरा है बच्चों दीवाने खैरात। ऐसे बच्चे जो या ऐसी स्त्रियां जो विधवा हो गई हैं या ऐसे व्यक्ति, ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं, इन अनाथ और विधवा बच्चों को सहायता देने के लिए क्या है? एक दान विभाग खोला गया था। तो उसे दीवाने खैरात सबसे आप पकड़ेंगे। दीवाने खैरात, बंदगान से बंदी बना के, बंदगान से क्या पकड़ेंगे? दास को पकड़े। तो दीवाने बंदगान और दीवाने खैरात। एक और बच्चों एक शब्द है दारुल ए शफा। क्या? दारुल ए शफा। शफा का मतलब होता है बच्चों जीवन का अंतिम चरण। तो जो दारुल ए शफा है बच्चों, ये कायदे से एक अस्पताल की बात करते हैं। हॉस्पिटल जो शब्द आया ना, अस्पताल, इसको जब आप इस्लामिक शब्दों में देखोगे तो उसमें दारुल ए शफा बोलते हैं। यानी कि एक अस्पताल बनाया जाएगा। ऐसा व्यक्ति जो जीवन के अंतिम चरण में है और जिसको कोई बीमारी हो गई, अगर उसका इलाज कराने के लिए एक हॉस्पिटल खुला, उस हॉस्पिटल को दारुल ए शफा कहा गया। वो हॉस्पिटल राजकीय अस्पताल था, यानी राजस्व के हिसाब से उस हॉस्पिटल को बनाया गया था और उस तरीके से फिर क्या उस तरीके से उस हॉस्पिटल का संचालन होता था, जिसमें राजस्व कहां से मिलता था? राजा से मिलता था।
राजा ने क्या किया बच्चों, ऐसे बेरोजगार आदमी और कुछ जो पढ़ने लिखने में कमजोर थे, उनकी शिक्षा के लिए क्या किया, मदरसा की स्थापना की। तो उस मदरसा में क्या किया जाता था, मदरसा में उन बच्चों को पढ़ाया जाता था, अर्थात उसने सीधा सीधा मदरसा खुलवाए। और एक बात, क्योंकि वो धार्मिक रूप से क्या, कट्टर सुन्नी मुसलमान, कैसा था, कट्टर सुन्नी मुसलमान था। तो वो क्या चाहता था कि वो ये चाहता था कि जीवन में राजकीय कर के आधार पे, लेकिन जो आदमी है वो एक बार हज की यात्रा करे। तो राजकीय खर्च पे हज की यात्रा करने की वो व्यवस्था किया था। और ये हज की यात्रा करने की व्यवस्था करने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान। तो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान जिसने हॉस्पिटल बनाया, जिसने दीवाने बंदगान बनाया, दीवाने खैरात बनाया, दारुल सफा बनाया, मदरसा बनाया, ठीक है, कितने शहर बसाए, 5 शहर बनाए बसाए, उचित सिंचाई प्रणाली की, उसने 5 बड़ी बड़ी नहरें बनाई अलग अलग जगह, ठीक है। और सुनो, आपके यहाँ जो रोड कंस्ट्रक्शन होता है ना बच्चों, वो कौन करता है, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट करता है। तो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट बनाया किसने, फिरोज शाह तुगलक ने। तो फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग बनाया, ठीक है। जो कुतुब मीनार था बच्चों, कुतुब मीनार में मंजिल पे मंजिल, यानी कुतुब मीनार में टोटल 5 मंजिलें, तो कुतुब मीनार के अन्य मंजिलों को बनाने का काम किसने किया है, मतलब हाँ, फिरोज शाह तुगलक ने किया है। इल्तुतमिश ने प्रारंभ में सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। फिर उसको किसने, दूसरी मंजिलों को किसने बनाया, इल्तुतमिश ने निर्माण कार्य को पूरा किया। फिर आगे की मंजिलों को बनाने का कार्य किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया। किसने किया, फिरोज शाह तुगलक ने। बच्चों और सुनो, जागीरदारी प्रथा जो बलबन ने स्टार्ट की थी, याद करो कि क्या करता था, जागीर के तौर पे सेनाओं को क्या देता, भूमि दे देता था। तो जागीरदारी प्रथा की जगह अब इजारेदारी प्रथा चलेगी। कौन सी प्रथा चलेगी, इजारेदारी प्रथा। तो इजारेदारी प्रथा को पुनः चालू किया, या जागीरदारी प्रथा को पुनः चालू किया, किसने चालू किया, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने बंद किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने। याद देखो, आपको मैं बार बार बता रहा हूं, वापस से समझा रहा हूं, वापस से सुनिएगा, समझिएगा, गेस या तुक्का मारना सीखिए। एक व्यक्ति है, एक राजा है बलवन, जो कट्टर है। फिर एक अलाउद्दीन आएगा, जो पूरी तरीके से सहिष्णु आदमी है। उसको वो चाहता है कि मैं नियम बनाऊंगा, मैं धर्म बनाऊंगा, मेरा कोई गुरु नहीं होगा, मैं डिसाइड करूंगा कि कैसे शासन कैसा चलेगा, नियम कैसा चलेगा। ऐसा कौन बोलता है, अलाउद्दीन खिलजी। सेम उसी नेचर का कौन है, मोहम्मद बिन तुगलक। लेकिन जैसा नेचर का बलवन है, वैसे ही नेचर का फिरोज शाह तुगलक। बलबन क्या करेगा, क्योंकि बलबन गुलामों का गुलाम था, तो चीजों को उस तरीके से ले जाएगा। और फिरोज शाह तुगलक क्या करेगा, फिरोज शाह तुगलक देखेगा कि मोहम्मद बिन तुगलक इस नीति के तहत असफल रहा है, तो मुझे उस तरीके की नीति को नहीं अपनाना। ऐसा कौन करेगा, समझ गया, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फिरोज शाह तुगलक के बारे में मोटी मोटी जानकारी ली। अब मैं इसको लिखूंगा और आप सुनते चलिएगा और लिखते नोट करते चलिएगा। क्लियर हुआ कि नहीं फिरोज शाह तुगलक की पूरी बातें। देखिए, फिरोज शाह तुगलक का जो टाइम पीरियड है बच्चों, वो 1351 से 1388 इकाई तक है। पहली चीज, फिरोज शाह तुगलक जो है वो 45 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठता है। 45 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठे। उसके पिता का नाम रज्जब, जो गयासुद्दीन तुगलक का छोटा भाई। ये शरीयत के कानून के अनुसार
प्रशासन करता है एवं कर वसूलता है। ठीक है। बच्चों, ये कट्टर सुन्नी मुसलमान है, कट्टर मुसलमान मानता है एवं हिंदुओं को मुस्लिम धर्म परिवर्तन हेतु दबाव बनाता है। प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पदों से विस्थापित कर देता है एवं प्रशासन में हिंदुओं को उच्च पदों से विस्थापित करता है एवं मुसलमान को उच्च पदासीन बनाता है। ये हो गई बात। ब्राह्मणों से जजिया कर लेने वाला प्रथम शासक बनता है। यह जगन्नाथ मंदिर यह नागरकोट का ज्वाला मंदिर जगन्नाथ मंदिर को लूट लेता है एवं कुछ मंदिरों की मूर्तियों को तुड़वाकर समुद्र में फेंकवा देता है। ठीक है। ऐसा कौन करता है? फिरोज शाह तुगलक करता है। ठीक है। हालांकि बच्चों, अच्छा, इसी वजह से इसको औरंगजेब का पूर्वगामी कहते हैं। औरंगजेब का पूर्वगामी कहा जाता है। ठीक है। ये 4 तरीके के कर अप्लाई करता है बच्चों, 4 तरीके के कर लेता है। जजिया, जकात, खम्स, खराज। गैर मुस्लिम, मुस्लिम, युद्ध भूमि से, और खराज लैंड। ठीक है। इस तरीके का हो गया। बच्चों, ये ना सिंचाई
ये सिंचाई कर भी लेता है। उलेमाओं के कहने पर, उलेमाओं के कहने पर सिंचाई कर लेता है। इसको बोलते हैं हक ए शर्ब, हक ए शर्ब। ठीक है बच्चों, ये और भी चीजों का निर्माण करेगा, जिसमें दीवान ए बंदगान। दीवान ए बंदगान किससे संबंधित है बच्चों? दासों से। दासों को रखने की जगह, और दास में कौन आते थे? गरीब, ये हो गया दीवाने बंदगान। दीवाने खैरात अनाथों के लिए, अनाथों के लिए, महिलाओं के लिए और विधवाओं के लिए एक दान विभाग। तीसरा था दारुल ए शफा, दारुल ए सफा। जीवन के अंतिम चरण में सफा का मीनिंग होता है बच्चों, सफा मीनिंग जीवन के अंतिम चरण में एक अस्पताल की व्यवस्था। ये क्या है? एक अस्पताल की व्यवस्था की गई बच्चों। इसी में एक और आता है मदरसे की स्थापना एवं राजकीय कर से हज यात्रा। ठीक है, ठीक है बच्चों, है ना। अब फिरोज शाह तुगलक के कुछ निर्माण कार्य देख लेते हैं। आगे बढ़े। बढ़े आगे।
देखिए, 5 बड़ी नहरों का निर्माण कर 5 बड़े शहरों का निर्माण। 300 शहर बसाए। जौनपुर जूना खां के नेतृत्व में। फतेहपुर और हिसार, ये 5 बड़े शहर। कुतुब मीनार की मंजिलों का निर्माण। चांदी और तांबे के सिक्के चलाए। शंशगनी नाम पूछता बच्चों, ये क्वेश्चन पूछता है, शंशगनी। एक का नाम है अद्धा और एक का नाम है बिक। बिक, सिक्कों का नाम अद्धा और बिक। दो प्रकार के सिक्के चलाए, चांदी और तांबे के, जिसमें एक का नाम शंशगनी, दूसरा अद्धा और तीसरा बिक। कुतुब मीनार के मंजिलों का निर्माण कराया। लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। 5 शहर बसाए। 5 बड़ी नहरें बनाई। 5 बड़ी नहरें जो हैं वो यमुना, सतलुज, घग्गर नदी पे बने। इसने इजारेदारी प्रथा और बच्चों दूसरा एवजी प्रथा, इसने इजारेदारी प्रथा और एवजी प्रथा चलाई। इजारेदारी प्रथा और एवजी यानी इसमें सैनिक का पद वंशानुगत हो गया बच्चों। जागीर प्रथा का पुनः प्रारंभ किया। जागीर प्रथा का पुनः प्रारंभ किया। एफजी मतलब सैनिक, क्या सैनिक का पद क्या किया? वंशानुगत बना दिया। कला साहित्य में एक किताब है बच्चों, तारीखे फिरोज शाही। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखा है? जियाउद्दीन बर्नी ने। तारीखे फिरोज शाही, एक किताब का नाम क्या है? तारीखे फिरोज शाही। दूसरी किताब का नाम है फतवा ए जहांदारी। कल बताया था तारीखे फिरोज शाही और फतवा ए जहांदारी।
बच्चों फिरोज शाह तुगलक ने अपनी खुद की एक आत्मकथा लिखी है। फिरोज शाह तुगलक जो था वो खुद की एक आत्मकथा लिखता है, फुतूहात ए फिरोज शाही। फुतूहात ए फिरोज शाही, ठीक है। एक चीज और देखेंगे इधर, देखो फिरोज शाह तुगलक के बाद उसका जो मतलब अगला उत्तराधिकारी होता है बच्चों, उसका पौत्र पोता होता है, उसका नाम होता है तुगलक शाह। क्या होता है नाम इसका? तुगलक शाह। पर तुगलक शाह ना उतना कैपेबल उत्तराधिकारी नहीं होता है, तो तुगलक शाह के बाद कौन बनता है? नसीरुद्दीन महमूद बनता है। और नसीरुद्दीन महमूद को ना एक व्यक्ति हराता है जिसका नाम होता है तैमूर लंग। क्या नाम होता है? तैमूर लंग। अब इसके बाद यहाँ पे थोड़ी कहानी रहेगी, बताएंगे आपको, इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद बताते हैं। चलिए देखिए बच्चों इधर, देखिए बच्चों, होता ये है कि जो तैमूर लंग नाम का व्यक्ति है वो चगताई तुर्क कहलाता है। देखिए मैंने यहाँ पे बताया था आपको कौन कौन सा वंश बताया था, एक गजनी वंश बताया था, एक हयात वंश बताया था, एक गौरी वंश बताया था, और ये सब क्या थे? तुर्किस थे। उसी तुर्किस में से एक यहीं पे बच्चों यहाँ पे चगताई तुर्क है। क्या है? चगताई तुर्क। और चगताई तुर्क की जो राजधानी है वो समरकंद है। कौन सी है? समरकंद। समरकंद। और समरकंद कौन सा है बच्चों? तो समरकंद याद कीजिएगा, आपने ताशकंद नाम सुना है? ताशकंद, जहां लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई थी, है ना? उसी तरीके से एक जगह कौन सी है? समरकंद। समरकंद वर्तमान का उज्बेकिस्तान है। क्या है? उज्बेकिस्तान। बच्चों यहाँ पे एक व्यक्ति बैठता था जिसका नाम है खिज्र खां। क्या नाम है? खिज्र खां। और यहीं पे एक और व्यक्ति था जिसका नाम था दौलत खां। बच्चों दौलत खां और खिज्र खां चुपचाप अपना बैठ के शासन कर रहे होते हैं। और सेंटर दिल्ली में कौन बैठता है? तो दिल्ली में बैठता है नसीरुद्दीन तुगलक। नसीरुद्दीन तुगलक बैठा हुआ है। ये जो यहाँ पे बैठा है तैमूर लंग। कौन? तैमूर लंग। तैमूर लंग दिल्ली पर आक्रमण कर देता है और दिल्ली पर आक्रमण करके दिल्ली को जीतता है, दिल्ली से खूब लूटपाट करता है। दिल्ली से लूटपाट करके उसको, क्योंकि उसकी राजधानी समरकंद रहती है और सबका कंसंट्रेशन कहाँ है? मध्य एशिया है। तो यहाँ से जीतने के बाद वो फिर वापस कहाँ चला जाता है? समरकंद चला जाता है। जब समरकंद जाता है तो अपनी हिस्सेदारी किसको छोड़ के जाता है? खिज्र खां को जाता है। किसको छोड़ के जाता है? खिज्र खां। अब खिज्र खां क्या करता है? खिज्र खां वर्सेस दौलत खां होता है, तो खिज्र खां करता है दौलत खां को हरा देता है और हरा के फिर आगे यहाँ पे किसका शासन हो जाता है? खिज्र खां का हो जाता है। और खिज्र खां जब आगे शासन करता है तो कौन सा वंश स्थापित करता है? सैयद वंश स्थापित करता है। समझ आया आपको?
नसीरुद्दीन तुगलक को हराएगा तैमूर लंग, और तैमूर लंग हराने के बाद वो जगह किसको दे देगा? खिज्र खां को दे देगा। और खिज्र खां और तैमूर लंग के बीच अच्छी मित्रता रहती है, ठीक है। खिज्र खां किस वंश की स्थापना करेगा? तो खिज्र खां तैमूर वंश से इसके सैयद वंश की स्थापना करेगा। बच्चों ऐसा माना जाता है कि जब तैमूर लंग भारत आता है तो 15 दिन तक दिल्ली में कत्लेआम करता है। 15 दिन तक सिर्फ वो मारकाट करता है, इससे पूरी जनता भयभीत हो जाती है। और फिर क्या होता है? वो नसीरुद्दीन तुगलक को ही मार देता है और अंत में खिज्र खां को स्थापित करता है। खिज्र खां सैयद वंश को स्थापित करता है। और ये जो सैयद वंश है बच्चों, ये 1414 से स्टार्ट होगा और 1451 तक रहेगा। कहां से कहां रहेगा? 1414 से 1451 रहेगा। बच्चों इसमें 4 मुख्य महत्वपूर्ण राजा रहेंगे। एक का नाम है खिज्र खां, दूसरा का नाम है मुबारक शाह, एक मुबारक खिलजी था, या मुबारक शाह खिलजी था। इसमें सिर्फ क्या है? मुबारक शाह, एक मोहम्मद शाह, एक अलाउद्दीन आलम शाह। तो सैयद वंश के 4 राजा नाम लिख रहा हूं, इसमें जो इंपॉर्टेंट होगा सिर्फ वही बताएंगे। पहला कौन सा हो गया बच्चों? खिज्र खां। कौन सा हो गया? पहला कौन सा हो गया? खिज्र खां। दूसरा कौन सा हो गया? मुबारक शाह, मुबारक शाह। तीसरा कौन सा हो गया? मोहम्मद शाह। खिज्र खां हो गया, मुबारक शाह हो गया, मोहम्मद शाह हो गया, अलाउद्दीन ये क्या हो गया? चौथा सम्राट हो गया। ये 4 सम्राट। आलम शाह, आराम शाह लिखिए, आलम शाह, आलम, अलाउद्दीन आलम शाह। बच्चों इसमें बहुत कम चीजें आपके इंफॉर्मेशन है, आपके मतलब आपको याद रखनी है। बस इतना याद रखिएगा कि 1414 से लेकर 1451 करते हैं। और अंतिम राजा कौन रहता है? अंतिम राजा अलाउद्दीन आलम शाह रहता है। अब क्या होता है? बहलोल लोदी क्या करता है? इसको हरा देता है। किसको? अलाउद्दीन आलम शाह को। और फिर कौन से वंश की स्थापना करेगा? लोदी वंश की स्थापना करेगा, ठीक है। तो ये इसको कल की क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है ना। और किसी को कुछ पूछना है? देखो 3 राजाओं को मैं बहुत ज्यादा अच्छे से पढ़ाया हूं।